Hello friends, this is Sonali Ahuja. Welcome to our channel Only Civil Service. जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस चैप्टर में हमारा चैप्टर साइटोलॉजिस्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी ऑलरेडी 3 लेक्चर्स में गिवन करवा चुकी हूँ और जिसमें हमने पढ़ा था हमारी सेल के बारे में, साइटोलॉजी क्या है, सेल थ्योरी क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की, उसके बाद हमने प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल के बारे में देखा। उसके बाद मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो था हमारा जिसमें हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल की बात की थी, उसमें मैंने आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि हम जो पूरे सेल की स्टडी वो 3 पार्ट्स में डिफरेंट करेंगे, जिसमें हम उसकी मेम्ब्रेन्स, प्रोटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। उस स्टडी में, उस वीडियो में हमने हमारे प्रोटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन्स के बारे में बात की थी। अब जो वीडियोस में हम आज हमारे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेल ऑर्गेनेलीज की, तो सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं फ्रेंड्स? द साइटोप्लाज्म कंटेन्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनेलीज डज अ स्पेसिफिक वर्क। फ्रेंड्स, जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि जो भी हमारी सेल होती है, हमारी जो सेल है वो एक लिक्विड फ्लूइड, उसके अंदर एक विस्कस फ्लूइड भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। हमने प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस देखा था कि विदाउट न्यूक्लियस जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं और न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म में जितनी भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। हर ऑर्गेनेली का अपना एक अलग वर्क होता है, उसके अलग नंबर्स होते हैं कि वो हर सेल में कितने नंबर्स में प्रेजेंट होंगे, क्या काम करेंगे। ये हर स्पेसिफिक वर्क सभी सेल ऑर्गेनेली का अलग अलग होता है। द सेल इज अ लिविंग स्ट्रक्चर ड्यू टू दीज ऑर्गेनेलीज। सेल को हम लिविंग स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर ये सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं जो अलग अलग काम करती हैं, जिनका काम है अलग अलग बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करना। इसी वजह से हम सेल को एक लिविंग स्ट्रक्चर कहते हैं। विच इज कैपेबल इन डूइंग ऑल एक्टिविटीज रिगार्डिंग आवर लाइफ। हमारी लाइफ से रिलेटेड फ्रेंड्स जितनी भी एक्टिविटीज हैं, रेस्पायरेशन, डाइजेशन, कार्डियक मसल्स जो हमारी वर्क करती हैं हार्ट में, लिवर, जितने भी अलग अलग फंक्शंस हमारे ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग वर्क कर रहे हैं, वो हमने अपने पहले वीडियोस में स्ट्रक्चर देखा था कि वो सब किससे फॉर्म होते हैं? सेल से टिश्यू फॉर्म होता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो ये सभी स्टार्टिंग जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होती है फ्रेंड्स? सेल होती है। ये सेल ही अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग एक टाइप की सेल मिलकर टिश्यूज बनाती हैं और ये टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ये ऑर्गन हमारी बॉडी में अलग अलग वर्क करते हैं। सबसे पहले जिस सेल ऑर्गेनेली की मैं बात करने वाली हूँ वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये हमारा एक सेल है, एनिमल सेल। इसके सेंटर में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये न्यूक्लियस के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि न्यूक्लियस डिस्कवर किसने किया, इसका क्या फंक्शन होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर इन्वेंशन की, तो सबसे पहले जो डिस्कवर जिसने किया था कि न्यूक्लियस, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि जो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। सेकेंड पॉइंट में बात करूं तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में भी मैं आपको बता चुकी हूं कि जहां पे भी लॉजी वर्ड का यूज होता है, लॉजी मीन्स स्टडी होता है। लॉजी मीन्स स्टडी। लॉजी मतलब स्टडी और यहाँ कार्यो मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कार्योलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? कार्योलॉजी कहते हैं। ये भी आपसे फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि किस ऑर्गेनेली की स्टडी को क्या कहा जाता है। तो स्पेसिफिकली जिस फील्ड में हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं उसको हम कार्योलॉजी कहते हैं। फिर बात करें कि रॉबर्ट ब्राउन ने तो डिस्कवर किया था कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व कहाँ किया था इस बात को? तो ये रूट्स ऑफ ऑर्किड प्लांट्स, जो ऑर्किड प्लांट्स की रूट्स होती हैं उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने देखा था कि जो सेल है वो एक बीच में एक स्ट्रक्चर कंटेन करती है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि सेल के सेंटर में यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन ये न्यूक्लियस को हम कह सकते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल।
ये पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम। जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल सेंटर क्या होता है, हमारा ब्रेन। अगर कंप्यूटर की बात करूं तो उसको पूरे को कंट्रोल करने वाला होता है सीपीयू। इसी तरीके से एक सेल में अगर मैं बात करूं तो सेल में कंट्रोल सेंटर होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पूरी सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनेलिज जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। उन सबको कंट्रोल करने वाला होता है न्यूक्लियस। अब सेकेंड चीज मैं आपसे बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। हमने देख लिया कि न्यूक्लियस को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया। अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है, तो न्यूक्लियस को मेनली 4 स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट किया है। तो फर्स्ट तो सबसे पहला होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर नेटवर्क। इन 4 चीज़ों से मिलकर हमारा न्यूक्लियस बना होता है। सबसे पहले जो आउटर मोस्ट कवरिंग आपको ये दिखाई दे रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 2 layers through which nucleus of the cell is surrounded. This layer is made up of protein and fats. फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर जो है डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके साइड्स में 2 लेयर होती है। लास्ट में आप देख सकते हैं न्यूक्लियर एनवलप, ये आउटर कवरिंग होती है और उसके अंदर ये एक इनर कवरिंग होती है। तो डबल बाउंड ऑर्गेनेली होता है, 2 लेयर से मिलकर बना होता है, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और फैट की बनी हुई होती है। तो ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है न्यूक्लियस की, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकेंड स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ये आ जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। द न्यूक्लियोप्लाज्म इज द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में भी हम ये बात कर चुके हैं और इस वीडियो में भी स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमारे सेल के अंदर, हमारे सेल में एक विस्कस फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। बट ये विदाउट न्यूक्लियस बात होती है। जब बात न्यूक्लियस की होती है तो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म फिल होता है। उसी प्रोटोप्लाज्म को हम क्या कह देते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये एक विस्कस फ्लूइड होता है जो न्यूक्लियस के अंदर फिल्ड होता है, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके आसपास ये पूरा ये जो विस्कस फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट है, ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। द न्यूक्लियोप्लाज्म इज बेसिकली, अब न्यूक्लियोप्लाज्म किससे बना होता है, बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन, फॉस्फोरस और न्यूक्लिक एसिड। अभी हमने देखा कि जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और फैट से बनी होती है, लेकिन जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है वो प्रोटीन, फॉस्फोरस और न्यूक्लिक एसिड, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब जो तीसरा स्ट्रक्चर है हमारा न्यूक्लियस का, तीसरा जो पार्ट है वो है न्यूक्लियोलस। वो क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कंडेंस्ड पार्ट होता है न्यूक्लियस का, उसको हम क्या बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पूरा न्यूक्लियस है। इसके बीच में जो लार्जेस्ट पार्ट होता है किसी भी यूकैरियोटिक सेल में, वही उसका क्या कहलाता है, न्यूक्लियोलस कहलाता है। यही फ्रेंड्स जो राइबोसोम सिंथेसिस का सिंथेसिस जहाँ पर स्टार्ट होता है वो इस न्यूक्लियोलस के अंदर ही स्टार्ट होता है। ये सबसे कंडेंस्ड पार्ट है यहाँ पर। यार आप कह सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके न्यूक्लियस का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। इस न्यूक्लियोलस को सबसे पहले फ्रेंड्स डिस्कवर किया था फेलिस फोंटाना ने 1774 में। फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइएगा, हाँ मैंने अभी आपको सबसे पहले बताया कि जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई वो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की। बट जो न्यूक्लियोलस है उसके बारे में 1774 में फेलिस फोंटाना ने बता दिया था। बट वो उसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी नहीं कर पाए। उन्होंने बस एक बात बताई थी कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है 1774 में फेलिस फोंटाना में। लेकिन जब इसके बारे में डिटेल स्टडी की, जब हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुका था, तो उसके बारे में 1964 में एक डिटेल स्टडी जो की न्यूक्लियोलस के बारे में वो जॉन गॉर्डन और डोनाल्ड ब्राउन ने की थी। इसलिए अगर आपसे सबसे फर्स्टली डिस्कवर्ड पूछा जाता है तो वो फेलिस फोंटाना को जाएगा। बट इनकी जो डिटेल डिस्कवरी, जो डिटेल स्टडी इसके बारे में की थी वो जॉन गॉर्डन और डोनाल्ड ब्राउन ने की थी 1964 में, जिसमें इन्होंने बताया था कि न्यूक्लियोलस ही वो सेंटर है जहाँ पे राइबोसोम सिंथेसिस का काम
होता है। यहीं पर ही आरआरएनए सबसे पहले सिग्नल प्रोवाइड करना स्टार्ट करता है। जो फोर्थ अब मैं बात करती हूँ वो है न्यूक्लियर नेटवर्क। द मेन बॉडी ऑफ न्यूक्लियोलस इज लाइक नेटवर्क इन विच थिक पार्टिकल्स आर फाउंड विच इज कॉल्ड क्रोमेटिन। फ्रेंड्स, आपने को पता होगा कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमेटिन लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये न्यूक्लियोलस के आसपास आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिन। यही क्रोमेटिन सेल डिवीजन के टाइम पे जीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक कैरेक्टर के रूप फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब आपको पता होगा कि जो भी हमारे मदर फादर रहते हैं उसी के कुछ कैरेक्टर अपने बच्चों में भी आते हैं। वो किस वजह से आते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारे इस न्यूक्लियस का, क्योंकि हमारे न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो सेल डिवीजन के टाइम में जीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर आरएनए डीएनए प्रेजेंट होता है। जो डीएनए है हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो इधर पहुंचाने का काम करता है। वो उन कैरेक्टर्स को कैरी करता है और मैटरनल पैटर्नल कैरेक्टर्स, उनके जो फादर और मदर के कैरेक्टर्स हैं उनको बेबी में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो ये फ्रेंड्स हमने 4 स्ट्रक्चर की बात करी। जो एक न्यूक्लियस है वो इन 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है न्यूक्लियर एनवलप, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग डबल लेयर्ड डबल बाउंडेड होती है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक प्लाज्मा लाइक स्ट्रक्चर, प्लाज्मा फ्लूइड, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो सबसे कंडेंस्ड पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट जो होता है न्यूक्लियस का, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और ये जो क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर पूरा नेटवर्क बना होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर नेटवर्क। तो ये हमने सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करी कि हमारा एक न्यूक्लियस किस तरीके से एक सेल में प्रेजेंट है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एक फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बताया कि जो स्ट्रॉसबर्गर है उनने बताया था कि द न्यूक्लियस प्लेस की रोल इन हेरिडिटी ऑफ पैटर्नल कैरेक्टर। स्ट्रॉसबर्गर ने ये बात सबसे पहले कही थी कि जो हमारा न्यूक्लियस है वही हेरिडिटी, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो फादर और मदर के कैरेक्टर होते हैं उनको अपने बेबी में लाने के लिए, लेकिन इनने सिर्फ पैटर्नल कैरेक्टर की बात कही थी कि अपने फादर के जो कैरेक्टर्स हैं वो बेबी में आने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा न्यूक्लियस। क्यों करता है फ्रेंड्स? अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, हमारा जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेप्शन। अभी हम देखो जितने भी हमने देखा था कि सभी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ये तो हम जानते हैं कि सभी यूकैरियोटिक सेल्स में, जितने भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस मैं आपको फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें मैच्योर्ड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर मैच्योर्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट कुछ इसके एक्सेप्शन है, जो है मैच्योर आरबीसी जब बनती है बेबी में तब उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ जब वो मैच्योर हो जाती है आरबीसी तब उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आरबीसी अकेला आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मैच्योर आरबीसी आएगा। और सीव ट्यूब सेल ऑफ फाइलम आप जानते हैं फ्रेंड्स 5 टाइप की पार्ट से मिलकर बना होता है। सीव ट्यूब, सीव सेल्स, फाइलम पैरेन्काइमा, ये 5 टाइप की अलग अलग सेल से मिलकर फाइलम बना होता है। फाइलम और जाइलम 2 कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं जो हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। फाइलम का काम होता है फूड को पूरे बॉडी, पूरे प्लांट के पार्ट्स में पहुंचाना। तो उसके अंदर जो एक सेल प्रेजेंट होती है सीव ट्यूब, उसके अंदर भी हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। बाकी सभी, इसके अलावा जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो फ्रेंड्स, हमने ये बात करी है न्यूक्लियस के बारे में कि ये न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस का मेन काम क्या होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो किसी भी फादर और मदर की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सेल डिवीजन के टाइम पे ये बेबी में ट्रांसफ़र करता है। उसका और उसके क्या स्ट्रक्चर है ये भी हमने पढ़ लिए। एक्सेप्शन भी मैंने आपको बता दिए कि कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और सिर्फ 2 एक्सेप्शन है जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अब बात करती हूँ मैं मेरे सेकंड सेल ऑर्गेनेली के बारे में, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेंड्स, माइटो मीन्स होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया मीन्स होते हैं ग्रेन्यूल्स। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे थ्रेड ग्रेन्यूल लाइक ऑर्गेनेलीज भी कहा जाता है,
क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे थ्रेड टाइप के दिखाई देते हैं, थ्रेड ग्रेन्यूल्स भी इनको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के बारे में, कि जो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कॉलिकर ने। सबसे पहले फ्रेंड्स किसने ऑब्जर्व किया था? कॉलिकर ने। कॉलिकर ने डिस्कवर्ड नहीं किया फ्रेंड्स, अगर आपसे डिस्कवरी पूछा जाए तब आपको अल्टमैन एंड फ्लेमिंग लगाना है, लेकिन सबसे पहले हम बात करें ऑब्जर्व, सबसे पहले देखा किसने था कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनली प्रेजेंट है, वो सबसे पहले जो काम करे, जैसे हम आज माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनली है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। इसको सबसे पहले देखने वाले कौन थे? कॉलिकर। कहाँ पर देखा था कॉलिकर ने? इन द मसल ऑफ इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, उनकी मसल में, उनकी मसल की सेल में सबसे पहले कॉलिकर ने ऑब्जर्व किया था कि उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। लेकिन 1890 में इसको डिस्कवर किया अल्टमैन एंड फ्लेमिंग ने। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया अल्टमैन एंड फ्लेमिंग ने, लेकिन कॉलिकर ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा था। कॉलिकर ने जब इसको ऑब्जर्व किया तो उनने इसका नाम दिया था सार्कोसोम। सार्कोसोम इनने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। फिर अल्टमैन ने जब इसको डिस्कवर किया तो उनने इसका नाम दिया बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया फ्रेंड्स? बायोप्लास्ट। फ्लेमिंग ने भी, फ्लेमिंग और अल्टमैन ने साथ में इसके बारे में डिस्कवरी की, लेकिन अल्टमैन ने इसको नाम दिया था बायोप्लास्ट और फ्लेमिंग ने इसको नाम दिया था फाइला। लेकिन बाद में बेंडा ने इसके बारे में और डिस्कवरी की और इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। सो फ्रेंड्स, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है सबसे फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था, तब आप कॉलिकर ट्रिक करेंगे। अगर डिस्कवर्ड पूछा जाता है तो अल्टमैन एंड फ्लेमिंग, बट माइटोकॉन्ड्रिया नेम देने वाले कौन थे? माइटोकॉन्ड्रिया कहा किसने था इस ऑर्गेनली को? तो वो आप कहेंगे बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया नेम दिया था बेंडा ने। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया नेम बेंडा ने दिया तो कॉलिकर ने क्या नाम दिया था? तो कॉलिकर ने उसको नाम दिया था सार्कोसोम, अल्टमैन ने नाम दिया था बायोप्लास्ट और फ्लेमिंग ने नाम दिया था फाइला, और लास्ट में बेंडा आए, बेंडा ने इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके नाम से आज हम इस सेल ऑर्गेनेली को जानते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। फिर कुछ और साइंटिस्ट की हम बात कर सकते हैं, ब्रेंसले एंड हॉर। ब्रेंसले और हॉर ने सबसे पहले इसको माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया था लिवर सेल में। सबसे पहले डिस्कवर तो कर दिया था इसे अल्टमैन एंड फ्लेमिंग ने, लेकिन लिवर सेल में सबसे पहले इसको आइसोलेट किया था ब्रेंसले एंड हॉर ने। उसके बाद मैकेलिस एंड किंग्सबरी, मैकेलिस एंड किंग्सबरी आए जिनने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वही हमारे रेस्पायरेशन कराने के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन फ्रेंड्स, कौन सा? एरोबिक रेस्पायरेशन कराने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि रेस्पायरेशन 2 टाइप से होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं, और एनारोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होते। तो जितने भी एनिमल्स जिनमें रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ही रेस्पायरेशन कराने का काम करता है। लेकिन इसको सबसे पहले किसने बताया था? इसको सबसे पहले मैकेलिस एंड किंग्सबरी ने बताया था। उसके बाद नास एंड नास एक साइंटिस्ट थे जिनने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस, हमारा जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, उसके पास अपना डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनली है जिसके पास भी खुद का डीएनए होता है। इसलिए ये सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? नास एंड नास, कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का एक डीएनए प्रेजेंट है। फिर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है। ये हमने देख लिया अभी कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर्ड किया, माइटोकॉन्ड्रिया नेम देने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, और इसके आगे जो स्टडी हुई उन्हें लिवर सेल में किसने आइसोलेट किया, रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में था ये हमें किसने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है ये हमें किसने बताया, इन साइंटिस्ट के बारे में हमने बात की है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं फ्रेंड्स पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को? क्योंकि जो भी एनर्जी बनाने का काम जो होता है हमारे सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म
करता है। इसे एनर्जी फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी फैक्ट्री ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। एक सेल के अंदर सेवरल थाउजेंड माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या है? देयर जॉब इज टू प्रोसेस ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द फूड वी ईट इनटू एनर्जी। फ्रेंड्स, जो अपन लोग हमें रहने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक के टाइम पे हमने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ग्रोथ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। उस एनर्जी के लिए हम फूड खाते हैं डिफरेंट टाइप का, जिसमें कुछ प्रोटीन, कुछ कार्बोहाइड्रेट, फैट, अलग अलग सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में जाने के बाद उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है फ्रेंड्स? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया ये जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस 90% ऑफ द एनर्जी ऑफ आवर बॉडी नीड्स टू फंक्शन। हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है एनर्जी की, उसकी कम से कम 90% एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। तो ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। ये आप देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे मैंने आपको न्यूक्लियस में बताया था कि डबल मेम्ब्रेन होती है उसकी, इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की भी डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है। इसके अंदर ये आप जो लिक्विड देख रहे हैं, इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसने जो इस तरीके से फोल्ड्स बनाए हुए हैं फ्रेंड्स, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टे, इसका, और ये इसके अंदर जो आपको सर्कल सर्कल ब्लू, ब्राउन, पर्पल कलर में दिखाई दे रहे हैं, वो राइबोसोम्स है। ये क्रिस्टे क्या करते हैं? फोल्ड होकर यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ाते हैं इसको केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए। इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑर्गेनेलीज whose membranes are specialized for aerobic respiration। ये फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया है कि नासन नाचने नहीं फ्रेंड्स, मिकेलिस एंड किंग्सबरी ने हमको बताया था कि रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन्स होती हैं जो रेस्पायरेशन कराने का काम करती हैं। और कौन सा रेस्पायरेशन फ्रेंड्स? एरोबिक रेस्पायरेशन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ये यहाँ पर भी रेस्पायरेशन कराने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो करवाती हैं। और जो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल रिएक्शन। ये भी एक फ्रेंड्स रेस्पायरेशन में ही होती है क्रेब्स साइकिल, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे रेस्पायरेशन के टाइम, कि जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल है रेस्पायरेशन के लिए होती है। यहाँ ये कहाँ पर होती है? जो मैट्रिक्स आप देख सकते हैं कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो लिक्विड, ये फ्लूइड भरा है, यही क्या काम करती हैं? क्रेब्स साइकिल करवाने का काम करती हैं। अब बात करती हूँ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड द मोस्ट एटीपी सिंथेसाइज रिलाई ऑन द कंपार्टमेंट्स क्रिएटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये रेस्पायरेशन करने का काम कर रही है, एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और जितनी भी एटीपी सिंथेसाइज, जो एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो किस फॉर्म में बनती है? एटीपी के फॉर्म में बनती है फ्रेंड्स, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी की करेंसी है, एनर्जी की यूनिट है, हम जिसमें एनर्जी को मेजर करते हैं। इसका फुल फॉर्म भी फ्रेंड्स पूछा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ एटीपी का सिंथेसाइज कराने का काम भी कौन करता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आउटर कवरिंग से कवर्ड है, इसके अंदर ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इसका काम होता है एटीपी सिंथेसिस करवाने का। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमने पूरी बात करी माइटोकॉन्ड्रिया की, कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया, किन किन साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है। अब हम जो हमारे थर्ड ऑर्गेनेली के बारे में बात करेंगे, वो हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनसाइड प्लाज्मा नेटवर्क। एंडोप्लाज्मिक मतलब होता है इनसाइड प्लाज्मा, और रेटिकुलम यानी नेटवर्क। ये एक तरीके का प्लाज्मा का नेटवर्क होता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से आप
देख सकते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये एक नेटवर्क इसने पूरा बनाया हुआ है, इसे ही हम इस ऑर्गेनेली को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। A network of membranous tubules within the cytoplasm of a eukaryotic cell continuous with the nuclear membrane। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस न्यूक्लियस से कंटिन्यूस होके ये जो मेम्ब्रेन्स का पूरा एक नेटवर्क फॉर्म होता है, इसी ऑर्गेनेली को हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। It usually has ribosomes attached and is involved in protein and lipid synthesis। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसके पास ये आज आपको येलो येलो सर्कल में दिखाई दे रहे हैं, ये राइबोसोम्स है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। इसके बारे में अभी हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि कब राइबोसोम अटैच है कब नहीं है, इसके क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की। सबसे पहले फ्रेंड्स ऑब्जर्व, हम सबसे पहले ऑब्जर्व की बात करते हैं कि सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था कि एक सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो थे गार्नियर। गार्नियर ने 1897 में देखा कि जो सेल है, सेल न्यूक्लियस के आसपास एक ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लेकिन उस टाइम इनने इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोला था। उस टाइम ने गार्नियर ने जो टर्म यूज़ किया था उसको इरगैस्टोप्लाज्म कहते हैं। जो टर्म यूज़ किया था उसको इरगैस्टोप्लाज्म, मतलब उनने उस टाइम इस ऑर्गेनेली का नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिया, उनने क्या बोला, इसको इरगैस्टोप्लाज्म बोला गार्नियर ने। लेकिन जो डिस्कवर्ड किया, अगर आपसे पूछा जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर्ड किसने किया, तो वो किया था पोर्टर ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर्ड किसने किया था, पोर्टर ने। और फिर पोर्टर ने ही इनको नाम दिया 1953 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इनने इसका नाम भी चेंज किया। तो फ्रेंड्स दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर ऑब्जर्व पूछा जाए तो गार्नियर ने किया था, और गार्नियर ने क्या नाम दिया था, इरगैस्टोप्लाज्म। लेकिन डिस्कवर्ड किसने किया था, पोर्टर ने। फिर पोर्टर ने नाम दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात हमने करी डिस्कवरी की। अब हम देखते हैं कि इसके क्या फंक्शन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस कराना। लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मैंने अभी आपको बताया है राइबोसोम्स अटैच होते हैं, लेकिन सभी नहीं। ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता है रफ। तो ये दो तरीके के राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक होता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये नाम क्यों दिए हैं, स्मूथ और रफ, तो ये है क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से इन्हें दो पार्ट्स में बांटा गया है, स्मूथ एंड रफ। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इसके बाहर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ये राइबोसोम की प्रेजेंस के कारण ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बहुत रफ सरफेस बनाता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन यहाँ जो आप स्पिंडल टाइप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसके आसपास कोई भी आपको राइबोसोम नहीं दिख रहा होगा, तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम के बेसिस पे, राइबोसोम प्रेजेंट है या नहीं, इसके बेसिस पे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट्स में बांट दिया है। दो टाइप्स हैं उसके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। The smooth endoplasmic reticulum functions in many metabolic processes. It synthesizes lipid, phospholipid as in plasma membranes and steroids. आप देख सकते हैं कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम क्या है, जो लिपिड्स और फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि वो एक तरीके से सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी सब्सटेंसेस को अपने अंदर आने देना है और कौन से सब्सटेंसेस को बाहर रहना है। तो वो जो आते हैं लिपिड्स और फोस्फोलिपिड्स, उनको सिंथेसाइज करने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। सेल्स दैट सीक्रेट दीज प्रोडक्ट्स सच एज द सेल्स ऑफ टेस्टिस, ओवरीज एंड स्किन ऑयल ग्लैंड्स हैव एन एक्सेस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जिन सेल में फ्रेंड्स
लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वहाँ पर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ज़्यादा प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसको सिंथेसिस, उसको बनाने का ही काम कौन कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी सेल है जिसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है, मतलब जहाँ पे लिपिड, फॉस्फोलिपिड ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है, तो वो कौन सी सेल्स है फ्रेंड, टेस्टिस, ओवरीज, ये फीमेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टेस्टिस एंड ओवरीज, स्किन ऑयल ग्लैंड्स, जितनी भी स्किन की जो ऑयल ग्लैंड्स है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी स्किन में से ऑयल टाइप सीक्रेट होता है, वो उस तरीके की सभी सेल्स में जहाँ पर ज़्यादा लिपिड और फॉस्फोलिपिड सीक्रेट होता है, वहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये हमने एक टाइप की बात करी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। सेकंड हमारा टाइप, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास कहीं पर भी आपको कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं दिखाई दे रहा है, इसकी बिल्कुल स्मूथ सरफेस है इसकी, इसी सरफेस के बेसिस पे हमने इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया है। अब हमारा सेकंड टाइप आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The rough endoplasmic reticulum is named so because it is dotted with tiny ribosomes. मैंने आपको पहले भी बताया दिया फ्रेंड्स कि हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके सरफेस पे टाइनी टाइनी राइबोसोम्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसकी सरफेस बहुत रफ हो जाती है। इसीलिए हमने इसको नाम दिया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, giving it a rough or napped appearance under the microscope, kind of like a climbing wall. Together they make protein and ship them to all other parts of the cell in a process called protein synthesis. अभी फ्रेंड्स हमने देखा था कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम है लिपिड्स और फोस्फोलिपिड्स का सिंथेसिस करना। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। फ्रेंड्स आप जानते ही होंगे कि राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इस राइबोसोम से प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये उसको यहाँ पे बनाता भी है, बनने के बाद दूसरे सेल ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर करने का काम भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो इसका मेन काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो फ्रेंड्स ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स थे जो हमने पढ़े कि इनके 2 अलग। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड सिंथेसिस, लिपिड का सिंथेसिस करना, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। इस तरीके से इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको सिर्फ 3 सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल स्टडी करवाना चाहती हूँ इन सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, इसलिए हम सिर्फ 3-4 के बारे में ही एक वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे रिमेनिंग सेल ऑर्गेनेलीज रह गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। थैंक यू।